हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। दोस्तों आज हम ग्रामीण परिवेश जो कि लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसका जो है प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये शायद चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भाग रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। तो ये खड़ी बोली बोली जाती है। ऊपरी दोआब में कौन कौन से आते हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़िले जैसे कि रामपुर, बदायूं, बरेली, बुलंदशहर, हापुड़ आदि जो को रोहिलखंड और ऊपरी दोआब कहा जाता है। यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। बुंदेलखंडी बोली हमीरपुर, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर तथा जालौन में बोली जाती है। और अवधी बोली लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़ आदि जगहों पर बोली जाती है। इसी प्रकार ब्रजभाषा मथुरा, आगरा तथा अलीगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तहसील पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है? तो तहसील पर सरकारी निकाय को ग्राम पंचायत समिति कहा जाता है, यानी पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत समिति कहा जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। तहसील में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख को तहसीलदार तथा उप प्रमुख को नायब तहसीलदार कहा जाता है। और आपको यही एक फैक्ट और ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटा न्यायिक अधिकारी जो होता है वो नायब तहसीलदार होता है। इसका भी एक कोर्ट होता है। ठीक है, जो जमीन से संबंधित विवादों को निपटारा करता है। ठीक है, सबसे छोटा न्यायिक पद है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है कानपुर 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2011 का जनगणना ये स्वतंत्र भारत की 11वीं जनगणना थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में है, फिर इसमें खाली स्थान दिया हुआ है कि रुपये से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। यानी कितना रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है उसे 32 रुपये से अधिक खर्च करेगा तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। और अगर शहरी है तो वो 43 से अधिक खर्च करेगा तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ये प्रतिदिन का है। ठीक है, ये गरीबी से संबंधित है, सी रंगराजन समिति, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं दिया है, गरीबी रेखा में निर्धारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का वह व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रतिदिन यानी मासिक 972 रुपये और शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 47, हाँ शहरी के लिए 47 किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, मैंने 43 बता दिया था। तो मासिक 1407 होता है 43 के हिसाब से। इतना अगर खर्च करता है तो उसके अनुसार भारत में केवल 29.5% लोग ही गरीबी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो सी रंगराजन समिति के अनुसार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कहाँ से सर्वाधिक पीतल उत्पादन का निर्यात किया जाता है? तो मुरादाबाद पीतल के लिए फेमस है, ये आप जानते हैं। ठीक है, कानपुर जो है ये चमड़ा उद्योग के लिए है। और लखनऊ जो है वो चिकनकारी होता है, जो कपड़े पर एक प्रकार की कढ़ाई है, उसके लिए फेमस है। ठीक है, लखनऊ। देखते हैं फिर 81, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश 75 जिलों में विभाजित है, ये आप जानते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश कितना 75 जिलों में विभाजित है। ठीक, यहाँ पे इसका थोड़ा एक्सप्लेन देख लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश कुल 75 जिलों में विभाजित है तथा उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। शाहजहांपुर सबसे बड़ा नगर निगम है, ये आपको ध्यान रखना है कि शाहजहांपुर सबसे बड़ा नगर निगम है। ठीक, अंबेडकर विशेष स्वरोजगार योजना में इसके अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने से कम नहीं होनी चाहिए? ये आपसे पूछा तो 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए जो इकाई लागत की है। मतलब अगर कोई आप करना चाहते हैं रोजगार, उसमें अगर आपको प्रोत्साहन राशि यानी सब्सिडी के तौर पर चाहिए तो वो 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए उसकी लागत, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। ठीक है, तो किसने किया है? ये एनआईसी ने किया है। आप जानते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र जो है इसे ही एनआईसी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में राष्ट्रीय सूचना केंद्र कहा जाता है। फिर है ये, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे एनआईसी की। अगला है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसका जो डिटेल है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 में हुई थी। वर्तमान में
भारतीय रेल में कुल 18 जोन है। उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत कुल मंडल आगरा, प्रयागराज और झांसी आता है। 18वां जोन जो है वो दक्षिण तटीय है, दक्षिण तटीय जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि जो 18वां जोन है उसका नाम क्या है। उसका नाम है दक्षिण तटीय जोन, ठीक है, और उसका मुख्यालय जो है वो विशाखापट्टनम में है। अब अगला देखते हैं, भारत में किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो यह वाराणसी को सबसे पुराना शहर माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी शहर को विश्व का सबसे पुराना जिला माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है तथा वह रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ की जो बनारसी साड़ी है उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये एक फैक्ट आपको एडिशनल ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट है कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध ज़िले हैं। तो चमड़े के वस्तु के लिए मैंने आपको पहले बताया था कानपुर और एक आगरा भी है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि चमड़े के उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। और फिर इसमें और एक चीज़ है, महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कानपुर नगर में है, ठीक है। कानपुर नगर और कानपुर देहात दोनों है, तो कानपुर नगर में महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक। और आगरा वहाँ पे स्थित है, ये तो आप सभी जानते हैं। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि इंदिरा आवास योजना में कितना है। ये केंद्र सरकार इसमें 75% देती है और राज्य सरकार जो है ये 25% देती है इसमें, इंदिरा आवास योजना में, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि सभी को पक्का घर दिया जाए, ठीक है। इसमें देखिए इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, इस योजना को राजीव गांधी ने 1885 नहीं 1985 में शुरू किया था। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये 1985 है, ठीक है। 1985 में किया गया था, शुरू किया गया था। इसका केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन का अनुपात 75:25 है, ठीक है। इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर पूछ ले कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्व नाम क्या है तो इंदिरा आवास योजना है, ठीक है। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। तो भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है, गिरदावरी होता है। गिरदावरी में क्या होता है कि आपके पूरे साल का जो होता है कि कौन सी फसल लगी है, उपज क्या हुआ है, ये सब उसमें नोट होता है और ये लेखपाल द्वारा ये सब मेंटेन किया जाता है गिरदावरी को, ठीक है। अगर आपको कोई मुआवजा लेना हो तो वो गिरदावरी के तहत ही दिया जाता है। गिरदावरी में पूरा लिखा होता है बाकायदा कि आपका फसल हुआ है या नुकसान हुआ है। अगर नुकसान हुआ तो बाढ़ की वजह से हुआ या बारिश की वजह से या आग लग गई कुछ भी, तो उस हिसाब से सरकार आपको मुआवजा देती है, वो गिरदावरी आपका देख कर ही देती है, ठीक है। फिर है एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है। तो 1 बिस्वा का 1 बीघा से अनुपात होता है 1/20वां, ठीक है। 1:20 होता है ये, इससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 बिस्वा का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 बिस्वा का एक पक्के बीघे का 1/20वां से अनुपात होता है। 1/20वां में 20 विश्वांसी होता है जिसको घुर कहते हैं, ठीक है। और एक विश्वांसी अगर 20 विश्वांसी होता है और 20 विश्वांसी को भी अगर बांटा जाए तो ठीक है वो कचवांसी होता है, ठीक है। 20 कचवांसी का 1 विश्वांसी होता है, फिर एक कचवांसी जो होता है वो 20 उनवांसी का होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो ये 4840 वर्ग गज के बराबर होता है, ठीक है। ये 4840 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़ जो होता है, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है और एक पक्का बीघा में 3025 वर्ग गज होता है, ठीक। फिर है नेशनल NREGP, ठीक है। NREGP का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये इसका पूर्ण रूप था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 100 दिन का जो है रोजगार देने की जो गारंटी दी गई थी तो वही योजना है वो NREGP, ठीक है। फिर है 92 नंबर है, जिला अस्पतालों के लिए किस भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, ठीक है। तो ये 300 बिस्तर होने चाहिए 10 लाख जनसंख्या वाले जो प्रत्येक जिले हैं उनमें 300 बिस्तर होने चाहिए अस्पतालों में, ठीक।
फिर है घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो ये छूट दिया जाता है यहाँ पे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में घरेलू व्यक्तिगत और सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत छूट का प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रोत्साहन के रूप में छूट ही दे दिया जाता है। आप अगर वहाँ खरीदने जाएंगे तो आपको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश में गन्ना है, और सबसे ज़्यादा मिल भी जो है वो चीनी मिल ही है उत्तर प्रदेश में। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है एक ग्राम पंचायत में ग्राम में वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ये विषम संख्या यानी 7 से 17 में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनमें से 1/3 मतलब अगर 2/3 अगर जो इसमें से 1/3 नहीं 2/3 अगर जिस तरह से राष्ट्रपति का जो होता है महाभियोग लगाया जा सकता है 2/3 से, उसी तरह अगर आप चाहें तो ग्राम प्रधान को भी हटा सकते हैं कि 2/3 से। हालांकि वो महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उसी तरह से जो ये पंच लोग होते हैं वही अगर 2/3 अगर हस्ताक्षर कर दें, ठीक है, और बीडीओ के सामने जो अगर प्रस्तुत कर देंगे तो प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के भी जो जज होते हैं उनकी भी की जाती है, जो CJI होते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट है 97 नंबर, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो एक वर्ष में 2 होनी चाहिए, ठीक है, 2 होनी चाहिए। यहाँ पे एक वर्ष में 2 बैठक होनी चाहिए ग्राम सभा की। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम 2 ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। यदि सरपंच चाहे तो इसे बढ़ा सकते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया या सरपंच करता है, जिसको आप लोग गाँव में प्रधान कहते हैं, ठीक है। तो वही मुखिया होता है, कहीं सरपंच कहते हैं, कहीं मुखिया कहते हैं, कहीं ग्राम प्रधान कहते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये 21 वर्ष है, ठीक है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए यानी वही जो वार्ड मेंबर होता है या जिसको पंच कहते हैं, वो जो 7 से 17 के बीच में होता है, अगर उसमें आपको जाना है तो 21 वर्ष होना चाहिए। और अगर पूछे कि ग्राम सभा, तो ग्राम सभा के लिए 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे है नेक्स्ट 99 नंबर है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों को न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो ये जो भार होता है यानी वजन करते हैं वो अर्धवार्षिक रूप से 6 महीने में एक बार किया जाता है। जो मिड डे मील के तहत बच्चों को जो भोजन दिया जाता है प्राथमिक विद्यालय और जो जूनियर हाई स्कूल होता है यानी 8वीं तक होता है उसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं MG नरेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत विधिवत पढ़ लेना है, ये बार बार पूछा जाता रहा है, तो ठीक है। MG नरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या है? ठीक है, तो इसमें जो है केंद्र और राज्य 75-25 के अनुपात में जो है पैसा देती है। 75% केंद्र सरकार देता है और 25% राज्य सरकार इसमें पैसा देती है। और इसमें अगर पूछ ले तो कितने दिन का जो है रोजगार देने का जो गारंटी है तो वो 100 दिन का है, ठीक है। जो भी मनरेगा के तहत जितने भी मजदूर हैं या ग्रामीण क्षेत्र में है उनको 100 दिन की, एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार देने की गारंटी है। अब पूछ ले कब हुआ था ये मनरेगा कब आया था? तो ये 2006 में आया था, ठीक है, 2006 में आया था, लेकिन तब इसका नाम केवल नरेगा था। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसमें आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। अब इसका पूरा जो नाम है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है, ठीक है। और जब पूछ ले कि ये पूरे देश में कब से लागू हुआ, तो ये पूरे देश में 2 फरवरी 2008 से लागू हुआ था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूँगा इसी तरह रोज़ 8 बजे। ग्रामीण परिवेश और हिंदी का जो है वो रोज़ सुबह 9 बजे मैं आपको लेकर आता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।